गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखो मैं बहुत पेपर सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए IIT के। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आज 12 वाले बच्चे इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएं। अपने क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए आज एक बढ़िया सा कंसेप्ट ले आया हूँ, गॉस थ्योरम। अब वैसे तो इस गॉस थ्योरम को मैं एक बार अच्छे से पढ़ा चुका था। अभी इसी सेशन में अपनी इस ऑनलाइन क्लास में एक बार मैंने पूरा कूलॉम्स लॉ से लेकर के पूरी करंट तक का सिलेबस प्रॉपर पढ़ा दिया। अब हमारा ये दूसरा राउंड चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए ये एक बार गॉस थ्योरम जो है अच्छे से रिकमेंड कर दी जाए। तो गॉस थ्योरम बच्चों की प्रिपेयर रहेगी तो मेरा काम आधा हल्का हो जाएगा। तो आज का काम मैंने गॉस थ्योरम चुना है। आज का टॉपिक आज बच्चों को गॉस थ्योरम का बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा आज। और अभी अपने बच्चों को मैं प्रेजेंट टाइम में तो आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म करी थी और अभी पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, फिर गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं गॉस थ्योरम का एक एडवांस वीडियो बना के आज दे रहा हूँ। चलें, हमारे वो बच्चे क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, कल IIT देने वाले हैं, NDA देने वाले हैं, CBSE में हैं, ICSE में हैं, कहीं भी हैं, आज वो हमारे साथ गॉस थ्योरम एंजॉय करें। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, सारे मीडियम में सारे बच्चों के लिए मैं सब कुछ दे रहा हूँ। चलिए आइए आज आपके लिए एक सुंदर सा वीडियो कनेक्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम देंगे गॉस थ्योरम। लिसन माय डियर, आज आपके लिए आ रही है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, बस आप इसे आज पढ़ते जाइए मेरे साथ। अगर आप कभी ज़िंदगी में डाउट में रहे हैं तो हमेशा के लिए आपका डाउट फिनिश हो जाएगा। अब इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपसे कोई कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा डायग्राम कंप्लीट फिनिश देता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या, नंबर्स, ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी ये जितनी ज़्यादा पास होंगी फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φE रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कहा नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब तुमको पता है इनकी नंबर्स ज़्यादा हो सकती हैं अगर एरिया ज़्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इस क्लोज सरफेस के एरिया के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दिया गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो E और A का डॉट प्रोडक्ट लाया गया है। अब आप इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इतनी बेसिक बात सभी बच्चों को पता है, फाई इक्वल टू EA cos थीटा हो जाएगा। E का मॉडुलस A का मॉडुलस cos थीटा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ E तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और A इज द एरिया ऑफ क्लोज लूप। ये साधारण सी बात समझ में आती है, एरिया ऑफ क्लोज लूप। ये जो क्लोज करने आया है, पैक करने आया है, इसी क्लोज लूप का एरिया ही मेरा A है। अब यहाँ जो थीटा है ये कितनी खास बात है, जिस बच्चे को ये थीटा समझ आएगा उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ गॉस थ्योरम भी समझ आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ थीटा के बारे में लिख करके और फिर अभी प्रैक्टिकल करके। सुनो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप। अभी एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। एरिया वेक्टर ऑफ लूप, एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो E तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, A इस लूप का एरिया है। थीटा के बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। सुनो,
थीटा is the angle between electric line of force and area vector. एरिया वेक्टर के बारे में बताता हूं. एरिया वेक्टर ऑलवेज यूनिट वेक्टर. एरिया वेक्टर ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ लूप. जैसे मैंने कहा ये मेरा एक क्लोज लूप है, ऐसे फ्रंट से देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा और वो इस लूप के सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा होगा. यानी जो एन वेक्टर है वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा. ये प्लेन सरफेस है, इस पर का एक यूनिट वेक्टर होगा. अब मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं पास हो रही है. इधर देखिए, ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया और ये दूसरा वाला मार्कर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया. हमने आपसे न्यूमेरिकल दिया, हमने कहा एक क्लोज लूप का एरिया इतना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इतनी है, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लूप के सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है. आप लोगों ने आओ देखा ना ताओ ई की वैल्यू डाटा में डाली, ए की वैल्यू डेटा में डाली और थीटा की वैल्यू 60 लिख दिया. सवाल गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? आपने सुना ही नहीं. एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी. एरिया वेक्टर हमेशा लूप के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है. मैंने ये एंगल 60 दिया था तो आपको लिखना चाहिए था यहाँ 30, और आपने क्योंकि न्यूमेरिकल देखा, आओ देखा ना ताओ, बोले गुरुजी पढ़ाए थे ई ए कास थीटा, थीटा दिया है, ए दिया है, ई दिया है, दर्दो निकल चलो. गलत हो गया. थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैं विशेष फोर्स डाल रहा हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी. जब इनको दिखा देता हूँ ऐसे, इसी कैप निकाल देता हूँ. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है. ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा. अब मान लीजिए कोई सरफेस कभी ऐसा हो गया. ये देखिए, ये बुक है. बुक मान लीजिए, बुक का एक सरफेस ये है, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा और वो एक यूनिट वेक्टर होगा. देखिए इसका एक सरफेस ये भी है, तो जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा. देखिए एक सरफेस ये भी दिख रहा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर. यानी एरिया वेक्टर हमेशा लूप का जो भी सरफेस आप लेते हो उस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है. तो उम्मीद करता हूँ थीटा समझ गए होंगे, और जो थीटा समझेगा वही गॉस थ्योरम समझेगा. रियली बहुत बढ़िया है. आपको मैं एक एक कंसेप्ट दूंगा. 30-40 मिनट हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए. वैसे वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, पॉसिबल होगा अगर ज़्यादा लंबा होगा तो मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को कनेक्ट करूंगा. अभी फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. गॉस थ्योरम का पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा दिया हमने. आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जब आप बाहर आएंगे, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी सहित हर एक किताब में इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जनरेट किए गए हैं. मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी एक बहुत सुंदर सवाल एनसीईआरटी से लेकर आऊँगा, या इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा उसमें. चलो आओ मेरे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास व्हाट इज गॉस थ्योरम. अब क्योंकि गॉस थ्योरम चैप्टर का नाम है तो गॉस थ्योरम भी तो हमें समझ आनी चाहिए. गॉस थ्योरम डबल एस, गॉस थ्योरम. ये चैप्टर का नाम भी और ये मेरी एक हेडिंग भी है. व्हाट इज गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम, जब कभी थ्योरम दुनिया में आती है तो हमेशा एक स्टेटमेंट लेकर आती है. तो मैं स्टेटमेंट लिखने की बजाय स्टेटमेंट तुम्हें सुनाता हूं. नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. नेट फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1/epsilon 0 times of net charge pass net charge of the loop of closed loop. किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/epsilon 0 टाइम्स होता है. किसी भी क्लोज सरफेस से
पास होने वाला फ्लक्स, जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो Q एग्जिस्ट करता है। तो गॉस साहब कहते हैं किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये मैंने नहीं कहा, गॉस ने कहा, मैं तो प्रूव करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, कितनी आसानी से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को, जो बच्चे वीडियो देखेंगे, सभी को एक बात मैं बताऊंगा, जो बच्चे वीडियो देखना चाहें, देखना चाह रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे, उन्हें अपनी बुक से कंटेंट जब मैच कराना होगा तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस आएगा। सीधे और सरल शब्दों में, मेरी अपनी खुद की फितरत है, सारी दुनिया सचान सर को जानती है कि फिजिक्स पढ़नी है तो बिल्कुल सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में सचान सर से पढ़ लीजिए। आइए, गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गॉस थ्योरम का मामला है, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। सुनना मेरी बात ध्यान से। लेट अस वी हैव ए पॉइंट चार्ज। मैं अपने बच्चों को डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी दे दूंगा ड्राइव पर। जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो इसका नोट्स भी मिलेगा आपको। अगर आपको कभी यह हो कि मुझे नोट्स बनाना है तो नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट अस वी हैव ए पॉइंट चार्ज। आप अच्छा सभी बच्चे बताएं, पॉइंट का शेप कैसा होता है? पॉइंट, जो पॉइंट होता है, हमने जो अपनी साइंस को एनालिसिस किया, आपने बॉल पॉइंट पेन नाम सुना होगा। बॉल पॉइंट पेन यार, तो उसका नाम बॉल पॉइंट पेन क्यों है यार? क्योंकि उसके पॉइंट पर जहाँ उसको एक बॉल जैसे, कभी कभी वो निकल जाता है, आप उसको हाथ में लेके देखो, वो बॉल जैसे लगता है, स्फीरिकल शेप का होता है। जो बॉल पॉइंट पेन होता है, यानी पॉइंट का शेप, हमसे अगर कोई कहता है पॉइंट का शेप कैसा होता है, तो हम बोलेंगे पॉइंट का शेप स्फेरिकल होता है। लेट अस वी हैव ए पॉइंट चार्ज बिकॉज पॉइंट है स्फेरिकल शेप। और गॉस ने हमसे कहा नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो इस पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा भाई। पॉइंट का शेप बाबू लोग स्फेरिकल है। पॉइंट का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। और एक अगर स्फीयर को पैक करना है तो स्फीयर को पैक करने के लिए एक बड़ा स्फीयर ही आएगा। ये हमारी कंसेप्ट में सरलता है, मैंने बिल्कुल आसानी से उस बात को समझा देना है जो यहाँ काम है। लेट अस पॉइंट है, वी हैव ए पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू क्यू बिकॉज चार्ज है, पॉइंट है स्फेरिकल शेप, देन वी वांट टू चार्ज, we want to sphere of an spherical। अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो अगर एक स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट का शेप स्फेरिकल होता है, तो एक स्फीयर को पैक करने के लिए क्या आएगा? एक बड़ा स्फीयर आएगा जिसकी रेडियस हमने यहाँ रिलेट कर ली। अभी आप सब ने हमसे कहा कि किसी भी तरह के क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू, फ्लक्स की डेफिनेशन में फाई इक्वल टू पढ़ा था E A cos थीटा होता है, भी पढ़ा था। सुनो, यहाँ ए था एरिया ऑफ क्लोज लूप, ई था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन लूप एंड एरिया वेक्टर ऑफ। तो सुनो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, ये एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। और अगर आपने स्फीयर देखा हो, अरे गेंद देखी है, बॉल, फुटबॉल देखा है, फुटबॉल के सरफेस पर कहीं भी आप एक, अगर फुटबॉल होगा, बॉल जैसे होता है, फुटबॉल समझ रहे होंगे आप, कहीं पर भी आप एक एरिया वेक्टर खड़ा करें, वो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो यहाँ का एरिया वेक्टर इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होगा। एरिया वेक्टर को एन कैप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सब बच्चे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, अगर ये शेप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल शेप में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगे। हाँ, अगर ये चार्ज मेरा नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर को होती, थीटा 180 हो जाता। काश 180 की वैल्यू -1 होती है और काश 0 की वैल्यू +1 होती है। फिलहाल
intensity of electric field due to point charge at distance r. What is the formula? It is 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. ये तो आपको पता ही होगा. A is the area of closed loop. इसको पैक करने एक लूप आया है और इस लूप का एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. पॉइंट का शेप स्फेरिकल था तो स्फीयर को पैक करने एक स्फीयर आएगा और स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर. कास थीटा में कास थीटा की वैल्यू 0 हो चुकी है. 4 पाई काट डालो, r स्क्वायर काट डालो. सीन पिक्चर क्लियर है. फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 q. तो मैंने गलत थोड़ी ना कहा था. गॉस ने कहा किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है. तो ये गॉस की थ्योरम प्रूव हो गई. अब आप इसी थ्योरम को अपनी बुक्स में जाइएगा, किताबों में जाइएगा, चाहे जो ब्रांड पलटिएगा, इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं सकता है. आपको समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं. आपको अगर गॉस थ्योरम समझ आ गई है तो अब सीधा हम तुम्हें एक प्रॉब्लम करवा देते हैं गॉस थ्योरम के कि गॉस थ्योरम आखिरकार पढ़ते क्यों. और बाकी 2 लेक्चर में अगर इसको आप 2 पार्ट में कर लेंगे तो बहुत ग्लोरियस हो जाएगा. अगली लेक्चर इसी पर मैं कर दूंगा, एक वीडियो दो कर दूंगा. लंबा नहीं बनाऊंगा, 45 मिनट के 2 वीडियो कर दूंगा. बच्चे देखें, अब आपने गॉस थ्योरम पढ़ ली तो एक एग्जाम्पल बनता है. ये एक IIT 2009 का क्वेश्चन था. जो बच्चे देखना चाहें, IIT एडवांस था. ये एडवांस 2009 IIT एडवांस 2009 में गॉस थ्योरम का एक खूबसूरत सा सवाल आया था. भुलाए नहीं भूलता है. बोला कि एक डिस्क है, आधी अंदर है आधी बाहर है. ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस में एक डिस्क ऐसे रखी है कि आधी डिस्क क्लोज लूप के अंदर लाइज कर रही है, आधी बाहर लाइज कर रही है और डिस्क के ऊपर 6 कूलम का चार्ज है. डिस्क पर टोटल चार्ज 6 कूलम है. एक रॉड इसी में ऐसे घुसा दी गई है. यूं इसका 1/4 हिस्सा क्लोज सरफेस के अंदर लाइज कर रहा है, बाकी 3/4 हिस्सा बाहर है. इस रॉड के ऊपर टोटल 8 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है. इसके अंदर एक -2 कूलम का पॉइंट चार्ज था. इसी रॉड के इसी क्लोज सरफेस के अंदर एक +3 कूलम का चार्ज था. एक और चार्ज 5 कूलम का इस क्लोज सरफेस के बाहर बैठा था. पॉइंट चार्ज था +5 कूलम का. बोला इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि सवाल कितनी आसानी से लग रहा था. लोगों ने सवाल को पढ़ा भी नहीं था. सही सुनो, आपने देखा कि ये क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है वो पता लगाना है. तो गॉस ने तो कहा किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है. तो सुनो, इस क्लोज लूप के अंदर का नेट चार्ज चाहिए. तो ये डिस्क कितने कूलम की थी? 6 कूलम की. तो आधी डिस्क अंदर आधी बाहर है. तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने कूलम इस डिस्क का लाइज करेगा? 3 कूलम. 8 कूलम पूरा रॉड का था. रॉड का 1/4 हिस्सा अंदर है तो अंदर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज कितना था? 2 कूलम. 3 कूलम पॉजिटिव का, 2 कूलम पॉजिटिव का, 3 कूलम पॉजिटिव का. तो 3 3 6 और 2 8 और 2 नेगेटिव का. गॉस ने कहा किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है. तो अब इससे तो कोई लेना देना है नहीं है. अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, तो ये तो बेगाना है क्योंकि अब्दुल्ला की शादी में इसका कोई काम नहीं है. तो ये बेगाने हो गए, इनको तो बाहर करो. क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स. तो 3 3 6 2 8 में 2 निकल जाएगा 6 कूलम. 6 कूलम अपॉन ε0 टाइम्स गॉस के अकॉर्डिंग टू किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके नेट चार्ज का 1/ε0 होता है. और भाई देख लो,
IIT 2004, आपको बिलीव ना आता रहे तो क्वेश्चन देखते रहिए, मैं धमाका लगाए रखूंगा। 2004 था। एक ऐसे बंद स्फीयर बनाया, उसने बताया कि इसके अंदर एक चार्ज प्लस Q1 एग्जिस्ट करता है, दूसरा चार्ज माइनस Q1 एग्जिस्ट करता है। बताओ इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? तो आपको पता है नेट चार्ज का 1/ε0 होता है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट हो गया 0। और जब नेट चार्ज 0 हो गया प्यारे लाल, तो वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। 2004 था। इसके बाद 2002 या 2003 में भी एक सवाल आया था बिल्कुल ऐसे, उसमें भी क्वेश्चन कुछ ऐसे था, बोला एक ऐसे इर्रेगुलर शेप का कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज Q रखा है, एक चार्ज माइनस Q रखा है, बाहर एक 2Q रखा है। बोला कितना फ्लक्स जनरेट होगा? तो यहाँ भी जवाब 0 होगा, क्योंकि अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है। अंदर का नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर 0 आएगा। फिर एक और सवाल आया था 2012 में शायद था, हाँ 12 ही था। बोला एक क्यूबिकल शेप का क्लोज सरफेस है, IIT 2012 था। आप इन सभी सवालों का प्रमाण अपनी टेक्स्ट उन बुक्स में देख सकते हो जहां कंपटीशन की बुक्स मिलती हैं। एक क्यूबिकल सरफेस था, क्लोज क्यूबिकल सरफेस। उस क्लोज क्यूबिकल सरफेस में 2012 में क्या किया था? बोला इसके अंदर n डाइपोल रखे हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। इस बक्से के अंदर क्यूबिकल बक्सा क्या है? क्लोज सरफेस होता है कि नहीं? अरे भैया बक्सा, मालिक बक्सा, क्यूबिकल शेप का भी हो सकता है, क्यूब शेप का भी हो सकता है, बंद बक्सा। तो इस बंद बक्से के अंदर n डाइपोल रखे हैं। तो जिन बच्चों ने डाइपोल के बारे में सुना हो, तो इक्वल अपोजिट चार्ज से ही डाइपोल बनते हैं, यानी इस डाइपोल का नेट चार्ज 0 होगा, इस डाइपोल का भी नेट चार्ज 0 होगा, इसका भी और इसका भी। अगर इसके अंदर 1000, 2000, 5000, चाहे 50 करोड़ डाइपोल ले आके घुसा के बैठा दें, और आपसे कोई कहता है यहाँ से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो आपका फिर से जवाब क्या होगा? 0। क्यों? डाइपोल चाहे जैसे हों, लेकिन एक किसी की डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है कि नहीं? तो अंदर नेट चार्ज 0 रहेगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। तो गॉस ने कोई हवा में बात नहीं करी बच्चों, गॉस ने कहा किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला चार्ज, पास होने वाला फ्लक्स नेट चार्ज का 1/ε0। अब एक और बात, आपसे मैंने कहा कि जब आप कोई थ्योरम पढ़ लेते हो, कोई भी ऐसी चीज फिजिक्स में पढ़ लेते हो जो, जैसे अभी हमने कहा कि थ्योरम को मैंने पढ़ाई, ये 5-6 न्यूमेरिकल विदिन 5 मिनट आपके सामने रखे। हमारी फिजिक्स वाकई ऐसी ही है, ऐसे ही पढ़नी है, ऐसे ही जाननी है, तो जिंदगी में पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। तो हुआ क्या आगे कि अब हमें मजा आया कि गॉस थ्योरम समझ आ गई, तो मामला ये बना कि और गॉस थ्योरम से क्या क्या कर सकते हैं। तो टॉपिक आ गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर जाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट, चार्ज डेंसिटी, हालांकि ये कूलॉम्स के टॉपिक में दिया रहता है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये सिर्फ एक जानकारी है, ये कोई कथा नहीं बांट रहा हूं कि रामचंद्र जी बन चले गए थे, ये समझने की चीज। हम कथा नहीं सुनाते, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स एकदम ओरिजिनल होती है, एकदम कॉन्सेप्चुअल होती है, हाई थॉट होती है। मामला क्या है? चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। वन इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कुछ कहना नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नाम से पता चल रहा है लीनियर। अब हमारे पास एक कोई पतला तार है, कोई पतली रॉड है, आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ऐसी किसी चीज को हम चार्ज दे दें तो अपने आप पता चल जाता है कि ये चार्ज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी तो आप बोलेंगे ना कि अगर पतला रॉड, पतली छड़, पतला तार कुछ भी है, तो चार्ज जो भी देंगे सारा लेंथ में चला जाएगा। सारा चार्ज अगर इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी का नाम दिया गया लेमडा।
लीनियर चार्ज डेंसिटी को फिजिक्स में नोटेशन दिया गया लैम्डा। अब क्योंकि सारा का सारा चार्ज इसकी लेंथ में गया है तो सिंपली चार्ज अपान लेंथ हो गया है, चार्ज अपान लेंथ हो गई, नहीं कहना चाहिए। अब इसमें कोई तोप चलवानी नहीं थी भाई, मेरे लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपान लेंथ होती। अब इसी में दूसरी वाली आ जाती है, कहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नाम से ही पता चल गया होगा सरफेस। हमारे पास ऐसे कोई बड़ी सी मेटालिक सीट है, मैंने अगर इसे चार्ज दे दिया तो सारा चार्ज इस सीट के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एरिया को लोग सरफेस भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सारा चार्ज जब सरफेस पर चला गया तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिंपली चार्ज अपान एरिया। बढ़िया, देखिए लेंथ में गया तो चार्ज अपान लेंथ, एरिया में जाएगा तो चार्ज अपान लेंथ। आपके पास कोई हॉलो स्फीयर आ जाए, हॉलो सिलेंडर आ जाए, तो हॉलो सरफेस जितने भी होंगे सारा चार्ज सरफेस पर न जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपान उसका एरिया जिसमें गया है। इसके बाद इस तीसरे का नाम दे दिया गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मामला आ गया व्हाट इज वॉल्यूम, तो नाम से नहीं पता चल रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमारे पास कोई सॉलिड आइटम है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर जैसी चीजें हैं। जो भी आइटम मेरे पास सॉलिड होगा, अगर मैंने उसे चार्ज देने की कोशिश करी या चार्ज दिया तो बच्चे बताएं सारा चार्ज कहाँ जाएगा? उसके वॉल्यूम में चला जाएगा। तो सिंपली चार्ज डेंसिटी का नोटेशन बदल जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज अपान वॉल्यूम। कितनी सिंपल सी बात थी। सारा चार्ज लेंथ में गया तो चार्ज अपान लेंथ, सारा चार्ज वॉल्यूम में गया चार्ज अपान वॉल्यूम, सारा चार्ज एरिया में गया चार्ज अपान एरिया। तो लीनियर वाले को लेंडा कहा गया, वॉल्यूम वाले को सिग्मा कहा गया, उसको रो कहा गया, चार्ज अपान लेंथ एरिया वॉल्यूम। बस अब सुनो, अब आप इस चैप्टर के बहुत नज़दीक तक आ गए। अब अगर आपने बात समझ ली हो तो अब हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। आज एक एप्लीकेशन इसमें करवा देता हूं मैं, और अगले सारे 4 एप्लीकेशन नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कर दूंगा, और तुमको नेक्स्ट वाली वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस भी बता दूंगा, वो कल आ जाएगी वीडियो। आज ये कर लो, कल एक दूसरी वीडियो दे दूंगा। चलो आ जाओ भैया, आज पहला एप्लीकेशन है, टॉपिक शुरू हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। उसमें पहला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। मेरे पास एक चार्ज वायर है, इसको मैंने चार्ज दिया है, तो सारा चार्ज इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। निश्चित तौर से सारा चार्ज इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपसे मैं कहूंगा इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो आप बच्चे बताएंगे चार्ज अपान लेंथ। अच्छा लगेगा, इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दो। देखिए अब मैंने कहा आप पढ़ रहे हो गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की खासियत यही है कि आपको पैक सरफेस से, बंद पृष्ठ से नाता है। तो आपके पास ये तार था, आप तार का शेप जानते होंगे, सिलेंड्रिकल होता है, और तार का शेप बेलनाकार होता है। अब एक सिलेंडर को अगर चारों तरफ से बंद करना हो तो एक बड़ा सिलेंडर इसी के ऊपर पहनाना पड़ेगा, तभी बढ़िया बंद होगा। एक ढक्कन ऊपर से, एक ढक्कन नीचे से लगाएंगे तभी बंद होगा। चलो, तो अगर आप इस तार से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, क्योंकि आपकी हेडिंग वही है, तो इस तार में गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए इस तार को पैक करना पड़ेगा। तार का शेप सिलेंड्रिकल था, इसको पैकिंग करने वाला जो सरफेस आएगा वो सिलेंड्रिकल आएगा। यूनिफॉर्म पैकिंग करनी है तो एक ढक्कन नीचे लगाना पड़ेगा, एक ढक्कन ऊपर से ढक के बंद कर दीजिए। अब सुनो, ये जो सिलेंडर है इसका एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस का हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर, जिसका नाम n दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर पैदा होगी तो वो बाहर को जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 बताएंगे आप। लेकिन जो ढक्कन है यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो अभी भी ऐसे ही जा रही हैं,
लेकिन इस ढक्कन का एरिया वेक्टर ऊपर को चला जाएगा, इसको एन कह दूंगा। नीचे वाले ढक्कन के लिए मामला बिल्कुल सिमिलर होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नीचे, ढक्कन का एरिया वेक्टर नीचे हो। तो इन दोनों ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90-90 हो जाएगी। लेकिन कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर 0 डिग्री का एंगल बना रहे, आप देख पा रहे होंगे। गॉस ने कुछ कहा, गॉस ने कहा किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स EA cos थीटा होता है। नहीं, ये गॉस ने नहीं कहा था, ये फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है। गॉस ने कहा कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। गॉस ने कह दिया किसी भी तरह के क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर के नेट चार्ज का 1/ε0 होता है। अब आइए यहाँ, आप तो फ्लक्स के बारे में, आप तो E के चक्कर में आए क्योंकि आपकी हेडिंग यही है। तो आपको अगर E चाहिए तो E = E इंटू, यहाँ मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब शुरू किया था, A इज द एरिया क्लोज लूप। तो इसको जो पैक करने आया है, जो इसको पैक कर रहा है, वो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस है, जिसको हम 2πr बोल सकते हैं अगर तार की लंबाई L थी तो। cos थीटा की जगह cos 0 कर सकते हैं। इस ढक्कन का जब मैं एरिया πr² करूंगा तो थीटा 90 हो जाएगा, तो वो हिस्सा 0 बन जाएगा। इस ढक्कन से निकलने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ थीटा की जगह 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो λL के बराबर हो जाएगी /ε0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वो दो हिस्से दोनों 0 हो गए, L से L कैंसिल कर दीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, इट इज द डिराइव्ड फार्मूला λ/2πε0। अगर आप इस फार्मूले का डेरिवेशन समझ गए हैं तो 4 डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, स्फीयर के अंदर बाहर सॉलिड में, हॉलो स्फीयर का एक केस एक्सटर्नल का और एक मेटालिक प्लेट होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। 20 से 25 मिनट आपके डेरिवेशन में खर्च करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया 5-7 IIT की क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। मेरी गॉस थ्योरम का पूरा होता नजर आएगा और NCERT का सवाल 1-2 इनपुट करूंगा, बच्चों को कंप्लीट स्टेटस दे दूंगा, गॉस थ्योरम तैयार हो जाएगी। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।